नमस्कार दोस्तों, रम्या क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरू करते हैं। राष्ट्रपति के ना होने पर उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो आपको इसमें क्या होगा, राज्यपाल हो नहीं सकता, ठीक है, तो प्रधानमंत्री भी नहीं हो सकता क्योंकि ये अलग होता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अलग होते हैं। तो क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो जाएगा। उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है, और जो उपराष्ट्रपति है ये अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आता है, और ये भाग 5 के अंतर्गत आता है। ठीक है, भाग 5 के अंदर अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद के बारे में पूरा सब कुछ वर्णित है, और यही अनुच्छेद 63 भी उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णित करता है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी एक रोपण की फसल नहीं है? तो आपको रोपण की फसल पता होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रोपण होता क्या है। रोपण ये होता है, जैसे मान लीजिए कहीं किसी क्यारी में या कहीं छोटी जगह में कुछ चीज़ें बोई जाती हैं, फिर जब वो बड़ी होने लगती हैं तो उन्हें उखाड़ के या उन्हें दूसरी जगह जब लगाया जाता है तो उसे रोपण बोलते हैं। मतलब एक जगह पहले उन्हें बड़ा होने के लिए या थोड़ा परिपक्व होने के लिए लगाया जाता है, फिर उन्हें उखाड़ के दूसरी जगह बोया जाता है, फिर उनसे फसल ली जाती है, उसे रोपण बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो इसमें जैसे क्या क्या इसमें पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण की फसल नहीं है? तो आपको याद रखना नहीं पूछ रहा है। तो इसमें गेहूँ नहीं है। क्या नहीं है? गेहूँ। ठीक, बाकी कॉफ़ी भी ऐसा है, चाय भी ऐसा है, रबड़ भी है। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं? धान भी बड़े मात्रा में ऐसे किया जाता है, और मिर्च की फसल भी ऐसे करी जाती है, और टमाटर की फसल भी ऐसे की जाती है, गोभी की फसल भी ऐसे करी जाती है, और बैगन की फसल भी इसी तरह से करी जाती है। तो अगर पूछा जाए रोपण की फसल कौन कौन सी हैं, तो रोपण की फसल जो है वो कॉफ़ी, चाय, रबड़, धान, मिर्च, टमाटर, गोभी, बैगन और भी हो सकती हैं, लेकिन ये मुख्य हैं। ठीक है, और इसमें पूछ रहा है कौन सी नहीं है, तो वो गेहूँ नहीं है। ठीक, रोपण की फसल में होता क्या है? रोपण की फसल में ये होता है कि एक जगह पहले उन्हें परिपक्व होने के लिए बोया जाता है, फिर उन्हें उखाड़ के खेतों में या बड़ी जगह पर लगाया जाता है, जिससे उनसे फसल और ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाकल दुल पन बिजली योजना कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है, पाकल दुल पन बिजली योजना जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक, इसमें क्षमता कितनी है? इसमें 4 इकाई लगाई गई हैं, इसकी 4 यूनिट लगाई गई हैं। कितनी यूनिट लगाई गई हैं? 250 की 4 यूनिट लगाई गई हैं, तो 1000 होगा ये। ठीक है, 1000 मेगावाट, 1000 मेगावाट। ठीक है, आपको याद रखना है। कब शुरू करी गई? ये मई 2018 में शुरू करी गई थी। मई 2018 में ये पाकल दुल पन बिजली योजना शुरू करी गई थी। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? पाकल दुल पन बिजली योजना कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। कब शुरू करी गई? मई 2018 में। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। कितनी यूनिट है? 4 यूनिट है, 250 की, और कुल कितने मेगावाट का है? 1000 मेगावाट का है। ठीक है, चलिए 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो आपको याद रखना है, जब ये संविधान बना था उस समय 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाएं थीं। कितनी भाषाएं थीं? 14 भाषाएं थीं। फिर उसमें क्या हुआ? सिंधी जोड़ी गई। सिंधी जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 1967 में। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक, फिर कौन सी जोड़ी गई? कोंकणी जोड़ी गई। फिर कौन सी जोड़ी गई? मणिपुर जोड़ी गई, मणिपुरी। और कौन सी जोड़ी गई? नेपाली जोड़ी गई, नेपाली जोड़ी गई। तो 3 ये हो गई। ये कब जोड़ी गई? ये 1992 में जोड़ी गई, 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई। ठीक है, आपको याद रखना है। फिर उसके बाद मैथिली जोड़ी गई, डोंगरी जोड़ी गई, डोंगरी। फिर संथाली, और कौन सी जोड़ी गई? बोडो। ठीक, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 2004 में। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई। तो कुल कितनी भाषाएं हो गई? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। कुल कितनी भाषाएं हो गई? 22। यानी अब अगर वर्तमान में कोई पूछेगा कि आपके 8वीं अनुसूची में, आपके संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 22। ठीक है, आपको याद रखना है। कब कब संशोधन किया गया, कब कब जोड़ी गई, वो सब हमने आपको बता दिया है। शुरू करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है। तो आपको याद रखना है, लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है वो कहाँ है? अरब सागर में है। कहाँ है? अरब सागर में है, क्योंकि जब भारत का नक्शा ऐसे बनाते हैं तो लक्षद्वीप यहाँ पर आता है।
ठीक है, लक्षद्वीप यहाँ पर आता है। और इधर वाला क्या है, अरब सागर है, ठीक है, आपको याद रखना है। इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर क्या है, हिंद महासागर है, ठीक है, ये भारत का नक्शा है, ये क्या है, ये भारत है हमारा, ठीक है। अब पूछा था कि लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं, तो 36 द्वीप हैं। मतलब लक्षद्वीप पूरा द्वीप समूह पर बसा हुआ है, तो उसमें कुल कितनी द्वीप हैं, 36 द्वीप हैं। और ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। मतलब हमारे यहाँ 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उसमें अगर पूछा जाता है कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है। और लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, कावारती भी बोलते हैं, कावरत्ती भी बोलते हैं, मतलब कावारती भी बोलते हैं और कावरत्ती भी बोलते हैं, मतलब जो भी है सबका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, लेकिन चीज़ एक ही है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, जयदेव किस ग्रंथ के रचयिता हैं। मतलब जयदेव ने किस ग्रंथ की रचना करी है, तो आपको याद रखना है जयदेव ने गीत गोविंद की रति मंजरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। मतलब इनका याद रखना है, जयदेव के कौन 2 मुख्य ग्रंथ हैं या जिसकी इन्होंने रचना करी है, तो वो गीत गोविंद और रति मंजरी, ये दोनों हैं, दोनों ही पूछे जाते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तानसेन दरबारी कवि थे, तो आपको याद रखना है तानसेन जो थे वो नवरत्न में से एक थे। मतलब अकबर के दरबार में विशिष्ट था, विशेष था, मतलब बहुत नॉलेज था उसे हर चीज़ का, और कोई किसी चीज़ में, जैसे कोई डॉक्टर अच्छा था, कोई लेखक अच्छा था, कोई सलाह अच्छा देता था, कोई गाना मतलब अच्छा गाता था, ठीक है, और कोई युद्ध अच्छा करता था। इस तरह से 9 रत्न थे इनके दरबार में। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिसे नवरत्न बोला जाता है या 9 रत्न बोला जाता है, ठीक है। तो पूछा था तानसेन किसके दरबारी कब थे, तो अकबर के थे, ठीक है। और ये किस लिए प्रसिद्ध थे, तो ये ध्रुपद गायन और राग के लिए प्रसिद्ध थे। मतलब ये अकबर के दरबार में क्या करते थे, ये अकबर के दरबार में ध्रुवा राग जो गाते थे उसके लिए प्रसिद्ध थे। और तानसेन किसके शिष्य थे, हरिदास के ये शिष्य थे तानसेन, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, और ये कब से कब तक रहे, 1500 से लेके 1586 तक। मतलब कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो आपको याद रखना है जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, जल में और वसा में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, बी और सी, आपको याद रखना है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, बी, विटामिन बी और विटामिन सी। और वसा में घुलनशील कौन सा है, ए के बाद डी, डी के बाद ई के बाद के। ये जो 4 हैं ये वसा में घुलनशील हैं, ये जो 2 हैं ये जल में घुलनशील हैं। और होता क्या है, जल में घुलनशील विटामिन सिर्फ 2 हैं, बी और सी, और वसा में घुलनशील कौन सी हैं, ए, डी, ई, के, ठीक है। आपका उत्तर हो गया, डी क्या है, वसा में घुलनशील है, ए क्या है, वसा में घुलनशील है, ई क्या है, वसा में घुलनशील है। तो उत्तर क्या हो गया, विटामिन सी, यानी ये वाला जो है ये उत्तर हो गया। विटामिन जल में घुलनशील कौन सा है, विटामिन सी और बी हमने बताया, तो ये सी वाला आंसर आपका सही हो गया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे आता है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, आधुनिक ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुए, तो आपको याद रखना है आधुनिक ओलंपिक खेल 6 अप्रैल 1896 में शुरू हुए। कहाँ शुरू हुए थे, यूनान में। यूनान में कहाँ शुरू हुए थे, एथेंस में इनका प्रारंभ हुआ था। तो क्या हुआ, 1896, बी वाला ऑप्शन इसका सही है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी है, तो आपको याद रखना है मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि जो है वो फीमर है, ठीक है। और फीमर कहाँ की हड्डी होती है, ये कूल्हे से लेके पैर में घुटने तक की जो हड्डी फीमर है, ठीक है। और ये सबसे मजबूत और सबसे लंबी हड्डी होती है, इसे जांग की हड्डी बोलते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक होती है, ये 18 से 20 इंच तक लंबी होती है, ठीक है। और फीमर को हिंदी में क्या बोलते हैं, उर्वास्थि बोलते हैं, उर्वास्थि, ठीक है, आपको ये याद रखना है। ये रम्या क्लासेस 2026 ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, रम्या क्लासेस 2026। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है रम्या क्लासेस, ये फेसबुक का आईडी है, ये मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सअप नंबर है। कृपया हमारे चैनल के कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।